ऑल माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ साजिद सर। और आज हम 12th फिजिक्स न्यू सिलेबस का एक बढ़िया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। तो जब मैं 12th में था, 2009 की बात है ये, तो ये दो अलग अलग चैप्टर होते थे हमारे टाइम पे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक चैप्टर था और रेडिएशंस अलग चैप्टर था। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक्स के पहले पढ़ने वाला चैप्टर है, इसीलिए हमें साइमल्टेनियसली दोनों चैप्टर शुरू करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम माइक्रोस्कोपिक बातें करेंगे। माइक्रोस्कोपिक, अब थर्मोडायनामिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक बातें करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मतलब बल्क सब्सटेंस वाली, बल्क सिस्टम वाली। लेकिन इसमें हम छोटी मोटी बातें करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, मतलब क्या, इसमें हम बातें करेंगे कि गैस मॉलिक्यूल कैसा है, गैस मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स कितना है। तो ये माइक्रो लेवल पे की हम बातें करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहले तो समझ लो, चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जो गैसेस होती है, जब भी गैसेस का स्टेट आ जाए इस चैप्टर में, आप सिर्फ एक चीज इमेजिन करना, सवेरे आपने खिड़की खोली, उसमें से सनलाइट आ रही है और वो सनलाइट में धूल के पार्टिकल जो होते हैं ना, धूళीचे कण, वो पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं, उसको ब्राउनियन मोशन भी बोला जाता है। वो जो मोशन करते हैं ना ऐसे, उसको इमेजिन कर लेना, ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। एंड रेडिएशन इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। छोटा सा टॉपिक है, इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सारी चीजें हमें देखना है। तो पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की जर्नी चलेगी हमारी, उसके बाद रेडिएशन हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल सा चैप्टर है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक डेफिनेशन से, एक कंसेप्ट से, जो है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब एक चीज याद रखना, आपको जो स्टेट पता है, यू नो द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन जब गैस की स्टेट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एंगल से आप स्टडी करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? उस गैस का प्रेशर पता होना चाहिए। अब गैस प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है? अगर किसी कंटेनर में या सिस्टम में ये गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? जाके कंटेनर के साथ कोलाइड हो जाएंगे। तो दिस कोलिजन गिव्स प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, जब आप बलून को ब्लो करते हो तो वो एक्सपांड होता है, उसमें हवा भरने पर वो एक्सपांड हो जाता है। तो क्यों एक्सपांड हो जाता है? बिकॉज एयर मॉलिक्यूल वो बलून के वॉल पे प्रेशर डालते हैं, जिस वजह से वो फैलने लगता है। अब लिमिट से ज्यादा हवा भरोगे तो फूट जाएगा, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसे होता है। ठीक है, तो उसका प्रेशर पता करना, उसके बाद उसका वॉल्यूम पता करना, वॉल्यूम मतलब उसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज टेम्परेचर, सबको पता है। एंड द टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और उसके बाद इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब ये डायरेक्टली टेम्परेचर का फंक्शन होती है। और इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम में जितने भी टाइप के एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वाइब्रेशन एनर्जी है और कुछ है, तो सब टाइप के एनर्जी का एडिशन मतलब उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। तो इन सब के इंफॉर्मेशन को, इन सब के इंफॉर्मेशन के स्टेट का एक रिलेशन एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट होता है, उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट समझने से पहले स्टेट किसको बोलते हैं ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थर्मोडायनामिक्स के एंगल से स्टेट मतलब 4 चीजों का कलेक्शन। एक तो उसका प्रेशर बताओ, उसका वॉल्यूम बताओ, उसका टेम्परेचर बताओ, उसका नंबर ऑफ मोल बताओ, उसकी इंटरनल एनर्जी बताओ। तो इसका जो सेट बना, इसको बोलेंगे स्टेट। इसको क्या बोलेंगे? स्टेट। दिस इज कॉल्ड एज स्टेट। थर्मोडायनामिक्स या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के एंगल से इसको बोलते हैं स्टेट। लेकिन हम किसको स्टेट बोलते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट होते हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोलती है? इनके सेट को बोलेंगे स्टेट। तो किसी सिस्टम का स्टेट पता होना मतलब उसका प्रेशर मालूम होना, वॉल्यूम मालूम होना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर मालूम होना, नंबर ऑफ मोल मालूम होना, इंटरनल एनर्जी मालूम होना, इसके सेट को बोलेंगे स्टेट। अब एक इक्वेशन होता है जो इन चीजों को रिलेट करता है, दैट इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट, या इसको गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देख लो,
द स्टेट ऑफ अ गैस, देखना, द स्टेट ऑफ अ गैस इज स्पेसिफाइड बाय नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्वांटिटीज। तो अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटीज से हम स्टेट स्पेसिफाई कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, उसका टेम्परेचर, उसकी इंटरनल एनर्जी। तो जो इक्वेशन, द इक्वेशन विच रिलेट दीज क्वांटिटीज, तो ऐसा इक्वेशन जो इन क्वांटिटी को रिलेट करता है। अब ये क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, एन मतलब नंबर ऑफ मोल, आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। इसको विद प्रूफ देखेंगे, डोंट वरी, ओके। तो इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ऐसा इक्वेशन जो स्टेट रिप्रेजेंटिंग वेरिएबल है, स्टेट देने वाले वेरिएबल है, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, तो इन सब के बीच का रिलेशन जो इक्वेशन दे देता है, उस इक्वेशन को बोलेंगे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट। वेरी सिंपल। स्टेट ऑफ सिस्टम या स्टेट ऑफ गैस मतलब उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी का कलेक्शन, उसका सेट पता होना, उसको बोलेंगे स्टेट। और इन सब के बीच का जो कुछ भी इक्वेशन, जो कोई भी इक्वेशन रिलेशन दे देता है, उस इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आइडियल गैस। बिफोर दैट, उसके पहले एक चीज समझो कि आइडियल या परफेक्ट, दुनिया में कोई भी चीज आइडियल या परफेक्ट नहीं होती, ये इमेजिनरी कंसेप्ट होता है। आइडियल इंजन इमेजिनरी है, तो कोई भी पर्सन आइडियल होता है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होते हैं, किसकी भी इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती। तो आइडियल गैस या परफेक्ट गैस, ये भी एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। अगर दो गैस मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स आप निग्लेक्ट कर सकते हो, तो ऐसे गैस को बोलेंगे आइडियल गैस। या गैस मॉलिक्यूल का मास निग्लिजिबल होगा, उसका स्ट्रक्चर निग्लिजिबल होगा, तो उसको बोलेंगे आइडियल गैस। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है क्या? नहीं। तो एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, इतनी सारी चीजें अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो आइडियल गैस होगा। तो समझते हैं, देख लो। नंबर 1 क्या बोल रहा है? नंबर 1, एन आइडियल गैस इज अ गैस विच ओबेज गैस लॉज। कुछ गैस लॉज होते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड एक लॉ होता है, ये लुज़ैक्स लॉ। ये लॉ भी हमें पढ़ने हैं, डोंट वरी, ये सारे लॉ। तो ये सारे लॉज होते हैं जो गैस से रिलेटेड होते हैं, तो इनको बोला जाता है गैस लॉज। तो ऐसा गैस जो क्या करेगा, ये सारे लॉज को सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करेगा, उसको बोलेंगे आइडियल गैस, उसको बोलेंगे आइडियल गैस। अब आप बोलोगे सर तो सभी प्रेशर और सभी टेम्परेचर पे तो फॉलो करेगा ही ना, फिर तो आइडियल गैस रहेगा? प्रैक्टिकली नहीं रहेगा। सपोज आप क्या करो, स्टीम को 25 डिग्री सेल्सियस पे ले लो, तो स्टीम पानी बन जाएगा, तो वो गैस थोड़ी रहेगा। समझ में आया? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पे ये सभी लॉ ओबे हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अगर हो रहा है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो उसको बोलेंगे आइडियल गैस। तो ऐसा गैस जो ये लॉज, इनको बोलते हैं गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुज़ैक्स लॉ, इन सभी लॉ को अगर वो ओबे कर रहे हैं एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पे, तो उसको बोलेंगे आइडियल गैस या परफेक्ट गैस। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एन आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, मतलब आइडियल गैस को ठंडा करके या प्रेशर बढ़ा के लिक्विफाई किया नहीं जा सकता। इमेजिन करो ये कंटेनर है, ये कंटेनर में गैस भरा हुआ है। अब इसको लिक्विफाई करने के दो तरीके हैं, एक तो इसका टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर कम करोगे फ्यूज हो जाएगा, ओके, फ्यूज हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और दूसरी प्रोसेस, यहां पर एक पिस्टन लगा दो और इसका प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर बढ़ाते जाओ, मॉलिक्यूल नजदीक आते जाएंगे, प्रेशर बढ़ाते जाओ, मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे और एक हायर प्रेशर पे ये लिक्विफाई हो जाएगा। जैसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है ना, उसमें हम दबा दबा के गैस को लिक्विड के फॉर्म में रखते हैं। जैसे ही नॉब खोला, प्रेशर रिलीज हो गया, प्रेशर रिलीज होती है वो गैस के फॉर्म में बाहर आ जाता है। समझ रहे हो? तो आइडियल गैस वो गैस होता है जिसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। चाहे आप टेम्परेचर उसका कम करो या प्रेशर बढ़ा दो, आइडियल गैस को हम कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। मतलब ऐसा गैस जिसका हम लिक्विड कभी नहीं कर सकते। तो दुनिया में ऐसा कोई गैस नहीं है जिसका हम लिक्विड नहीं कर सकते, 100% लिक्विड करने आएगा। तो आइडियल गैस कैसा कंसेप्ट है? इमेजिनरी कंसेप्ट है। तीसरा पॉइंट समझ लो, अ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस इज एन आइडियल पार्टिकल। तो आइडियल पार्टिकल होता है, आइडियल गैस का मॉलिक्यूल जो होता है वो आइडियल पार्टिकल होता है। आइडियल पार्टिकल मतलब हैविंग ओनली मास एंड वेलोसिटी, इट्स स्ट्रक्चर एंड साइज आर इग्नोर्ड। ऐसा हो सकता है क्या? अभी किसी पार्टिकल का स्ट्रक्चर और साइज को हम इग्नोर कर सकते हैं क्या? नहीं। जिसके पास मास है मतलब उसको स्ट्रक्चर होगा,
जिसके पास वेलोसिटी है मतलब कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा, कुछ ना कुछ तो उसका स्ट्रक्चर होगा, तो हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर निग्लेक्ट कर सकते हो तो उसको बोलेंगे आइडियल गैस, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आइडियल गैस नहीं होता। और क्या है, अल्सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज जीरो एक्सेप्ट ला सोडून ड्यूरिंग कोलिजन। तो दो मॉलिक्यूल, अगर दो गैस मॉलिक्यूल है तो दो गैस मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स निग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, एक्सेप्ट उसको छोड़ के जब कोलिजन होता है तभी दोनों के बीच में कुछ फोर्स होगा। तो ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं। देयर इज 100% डेफिनेटली सम फोर्स इज देयर, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज वैन डर वाल फोर्स और लंडन फोर्स, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो आइडियल गैस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? सारे गैस लॉ, सारे प्रेशर और सारे टेम्परेचर पे वो गैस ने फॉलो करनी चाहिए। आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। उसका जो मॉलिक्यूल होता है एक आइडियल पार्टिकल होता है, मतलब उसके पास सिर्फ मास और वेलोसिटी होता है, उसके स्ट्रक्चर को और साइज को हम इग्नोर कर सकते हैं। और ऑल्सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज जीरो एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो कोलिजन को छोड़ के बाकी सारे सिचुएशन में उन दोनों के बीच का जो फोर्स है दो मॉलिक्यूल के बीच का वो जीरो होने चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए आइडियल गैस आइडियल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। सिलेबस का चेंज होना मतलब सिलेबस चेंज हो गया, तो सारी टेक्निक भी चेंज हो गए। पुराने सिलेबस में आइडियल गैस का डेरिवेशन बहुत सिंपल था, सीधे सीधे गैस लॉस को कंबाइन करो, इक्वेशन आ गया। लेकिन अब नए सिलेबस के हिसाब से अलग डेरिवेशन है, तो नए सिलेबस का ही लिखना पड़ेगा, तभी मार्क गिरेंगे, नहीं तो पुराने सिलेबस का इक्वेशन बहुत आसानी से बन जाता था, लेकिन उसके मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलो, क्या डेरिवेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। तो ये आने के लिए आपको जो गैस लॉज में बोल रहा था ना, गैस लॉ में बताऊंगा आपको, वो आने जरूरी है। तो हमेशा याद रखना, एक कंटेनर है, सपोज कंटेनर में गैस है, तो ये जो कंटेनर में गैस है इसके तीन वेरिएबल प्रॉपर्टीज होते हैं, एक प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा टेम्परेचर। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज है ये तीनों एक दूसरे से रिलेट होते हैं, तो तीनों का वेरिएशन हम एट अ टाइम स्टडी नहीं कर सकते, तीनों का रिलेशन हम एट अ टाइम स्टडी नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, सपोज आप प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पता करना चाहते हो, तब टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। चलो देखते हैं। तो ऐसे किया तो इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी करना है, तो टेम्परेचर को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तो मैं यहां पे ऐसे पिस्टन लगा देता हूं, ऐसे पिस्टन लगा देता हूं, दिस इज द हैंडल ऑफ पिस्टन। अब मैंने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया मतलब इसको ढकला, ढकला मतलब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब प्रेशर बढ़ जाने पर वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाने पे वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो रिलेशन कैसे आएगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल, एक बढ़ जाने से दूसरा कम हो रहा है। जैसे हमारा जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, हम उसमें प्रेशर बढ़ा के दबा दबा के इतना सा वॉल्यूम करके उसको गैस में भर के रखते हैं, तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, लेकिन टेम्परेचर क्या रखना होता है? कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। तो देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। समझ में आया? टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम कम होगा, इसीलिए रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। अब सेकंड वन इज चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हम स्टडी करते हैं, इसके लिए प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो पिस्टन को हम उतना ही प्रेशराइज करेंगे, उतना ही कांस्टेंट रखेंगे। अब टेम्परेचर बढ़ाने पर वो एक्सपांड होने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस एक्सपांड होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सपांड हो रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम किया, वॉल्यूम घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर घटाया, वॉल्यूम कम हो गया। तो एक बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, एक कम होने से दूसरा कम हो रहा है, तो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या बोल रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम करोगे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन कब? प्रेशर कांस्टेंट होने पर। अब बचा क्या?
अब हमें क्या करना है, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन स्टडी करना है, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन स्टडी करना है। इस टाइम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखो। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ जाने पर प्रेशर बढ़ जाता है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ गई तो मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ जाती है अंदर की। टेम्परेचर बढ़ना मतलब एनर्जी देना, एनर्जी देने से मॉलिक्यूल की मोशन बढ़ जाती है। तो मॉलिक्यूल की मोशन मतलब अब मॉलिक्यूल ज्यादा स्पीड से मूव होने लगेगा। अब ये ज्यादा जोर से जाके अगर वॉल पे कंटेनर के कोलाइड होगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सादी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ जाने पर प्रेशर बढ़ जाता है। रिलेशन कैसे आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं गे-लुसाक्स लॉ। ओके, आई एम प्रोनाउंसिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग। अब अलग अलग टीचर इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या रखा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और रिलेशन स्टडी किया प्रेशर और टेम्परेचर का। तो क्या रिलेशन आया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो प्रेशर घटने लगेगा। क्या हो जाएगा, घटने लगेगा, ठीक है। पहले इतना पॉज करके लिख लो, ये तीनों लॉ लिख लो आराम से, तीनों लॉ लिख लो, फिर मुझे ये रब करना है, उसके बाद हम डेरिवेशन बनाएंगे। लिख लिया आपने, चलो ठीक है, ठीक है, ये रब कर देता हूं मैं थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, 4G के बच्चे बनो, आराम से स्क्रीनशॉट वगैरह लेते जाओ और जहां पे जरूरत हो पॉज करके लिख लेते जाओ, ठीक है। ये इतना मुझे रब करना पड़ेगा, इतने का काम लगेगा मुझे, स्पेस लगेगा, ठीक है। तो ये तीन लॉज हमने पढ़े, कौन कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-लुसाक्स लॉ। बॉयल्स लॉ के टाइम पे क्या कांस्टेंट था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। अब ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का हमें इक्वेशन बनाना है। PV इज इक्वल टू NRT, P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आराम आराम से समझो आप। लेट P1, V1 and T1 be the pressure, volume and thermodynamic temperature of N mole of ideal gas initially। हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर में क्या रखा हमने, आइडियल गैस रखा। क्या रखा, आइडियल गैस। आराम आराम से समझना, आइडियल गैस। अब समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, मैं एक ही बार बताऊंगा। आइडियल गैस, अब इनिशियली इसका प्रेशर कितना है P1, वॉल्यूम कितना है V1, टेम्परेचर कितना है T1 और इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं N, नंबर ऑफ मोल कितने हैं N। ये इनिशियल सिचुएशन है। अब हमने क्या किया, सपोज द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर P1। अब इसका प्रेशर कितना है P1, तो हम P1 को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखोगे तो कौन सा लॉ आएगा, चार्ल्स लॉ आएगा। प्रेशर कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लॉ आएगा, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट सो दैट इट्स टेम्परेचर बिकम T, इट्स टेम्परेचर बिकम T एंड वॉल्यूम बिकम, और इसका वॉल्यूम बन गया V2। इसका वॉल्यूम कितना बन गया, V2। अब इसको हमने एक स्टेज में लाया, जिस स्टेज में प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट, मतलब P1 का क्या रहेगा, P1 ही रहेगा। वॉल्यूम क्या हो गया, V1 का V2 हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया, T1 का T हो गया। नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये यहां से यहां तक आया। तो ये इनिशियल सिचुएशन है, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, ये इनिशियल सिचुएशन है एंड दिस इज द फाइनल सिचुएशन। अभी तक की ये फाइनल सिचुएशन है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो कौन सा लॉ लगाओगे, प्रेशर कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, पूरा अपडेटेड प्रूफ है ये। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के हिसाब से क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या होता है, V2 by V1 इज इक्वल टू T2 by T1। समझते हो, बाद का वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, बाद का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का 2 1 का 2 1 होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का 2 1 का 1 2 होता है, उल्टा होता है ना, ऐसे। ओके, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के हिसाब से अब देख लो, V2 by V1 इज इक्वल टू T2 by T1। 2 मतलब फाइनल सिचुएशन। फाइनल सिचुएशन में वॉल्यूम कितना है, फाइनल सिचुएशन में वॉल्यूम कितना है V2, फाइनल सिचुएशन में वॉल्यूम कितना है V2 डिवाइडेड बाय इनिशियल सिचुएशन में वॉल्यूम कितना है V1 इज इक्वल टू T2 by T1। लेकिन यहाँ फाइनल सिचुएशन में टेम्परेचर T2 है क्या, नहीं, हमने T टेम्परेचर माना है, कुछ भी मान सकते हो। तो ये हो गया T डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर कितना है T1, T डिवाइडेड बाय T1। समझ रहे हो। तो अब यहां से मैं T की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, यहां से मैं T की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू, इस T1 को इधर शिफ्ट कर लो, तो आ जाएगा T1 इंटू
V2 बाय V1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे काम आने वाला है ये। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? मेरे पास एक कंटेनर था, उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल n थे। उसको मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट था, उसको मैंने हीट किया, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, V2 हो गया, टेम्परेचर बढ़ के T हो गया, नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे। वो बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। ठीक है, अब देख लो, अब देख लो क्या होगा। अब क्या होगा? नाउ नाउ लेट अस सपोज नंबर ऑफ मोल को हम इग्नोर करेंगे, इसका रिलेशन हमें स्टडी नहीं करना है। ठीक है, बदलेंगे, कम होंगे, इग्नोर हिम। ठीक है, अब नाउ सपोज अब इसके आ गया, इसके आगे नाउ सपोज गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम V2। तो अब यहां से वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, यहां से मुझे आगे जाना है, आगे तक लेके जाना है, तो वॉल्यूम पहले मैं कांस्टेंट रख लूंगा। ये पहली स्टेप थी। अब दूसरे स्टेप में यहां से यहां तक आ रहा हूं मैं, यहां से यहां तक आ रहा हूं, तो V2 का V2 रखूंगा मैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। ठीक है, हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, V2, सो दैट इट्स प्रेशर बिकम P2। अब यहां पर प्रेशर कितना था? P1, P1 का क्या हो गया? P2 हो गया, और एंड प्रेशर बिकम P2 एंड टेम्परेचर बिकम T2। T का टेम्परेचर क्या हुआ? T2 हुआ। अब स्टेप 2 के लिए ये इनिशियल है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। समझ रहे हो? स्टेप 2 के लिए ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो क्या कांस्टेंट है यहां पर? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कौन सा लॉ होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए गे-लुजैक्स लॉ होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक्स लॉ के हिसाब से किधर गया गे-लुजैक्स लॉ? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब P2 बाय P1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 2 1 का 2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गे-लुजैक्स लॉ क्या हो जाएगा? P2 बाय P1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, मतलब ये फाइनल, ये इनिशियल। तो यहां पर फाइनल क्या है? P2, तो ये P2 डिवाइडेड बाय इनिशियल क्या है? P1, इनिशियल क्या है? P1। दूसरी स्टेप के लिए ये फाइनल, ये इनिशियल, यहां से यहां तक गए। स्टेप 1 में यहां से यहां तक आए, स्टेप 2 में यहां से यहां तक गए। तो स्टेप 1 के लिए इनिशियल फाइनल, स्टेप 2 के लिए ये फाइनल, ये इनिशियल, P2 बाय P1। अब T2 बाय T1, T2 क्या है? ये देखो T2, ओके, और डिवाइडेड बाय T1, यहां का इनिशियल टेम्परेचर क्या है? T। ओके, ये इतनी स्टेप है ना, तो ये फाइनल सिचुएशन, ये इनिशियल सिचुएशन। तो यहां से, अब यहां से T क्या होगा? देख लो, यहां से T क्या होगा? T विल बी, देख लो आराम से, T विल बी, T इज इक्वल टू, ये T को इधर शिफ्ट किया, P1 ऊपर चला जाएगा, P2 नीचे आ जाएगा, तो T2 इंटू P1 डिवाइडेड बाय P2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हमने गैस को प्रेशर कांस्टेंट रखे गर्म किया, वॉल्यूम V1 का V2 हो गया, टेम्परेचर T1 का T हुआ, टेम्परेचर T1 का T हुआ। फिर हमने ये स्टेप से यहां तक ले गए, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए P1 का प्रेशर P2 किया, T का टेम्परेचर T2 किया, तो ये दो इक्वेशन आ गए। ठीक है, अब इनका काम खत्म होगा। ये आई होप आपने ये लिख लिया होगा या आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया, वीडियो रिकॉर्डेड है, पीछे जाओ, फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देख लो इक्वेशन 1 और 2, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? सेम है, T और T। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूं? T इज इक्वल टू T, लिख सकते हो ना भाई, T इज इक्वल टू T। T की जगह क्या रखेंगे? T1 V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू, ये T की जगह क्या रखेंगे? T2 P1 P2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इधर शिफ्ट करेंगे, 2 वाले एक तरफ ले लेंगे, 1 वाले एक तरफ ले लेंगे, P2 को इधर शिफ्ट करो, मतलब ये हो जाएगा P2, ये V2, ये P2, ये V2, ये T2 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू, ये P1 ये इधर आ जाएगा, V1 ये T1 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय T1। मतलब P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय T1। इसका मतलब क्या होता है? PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब P2 V2 बाय T2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय T2। इसका मतलब क्या होता है? PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब एक चीज याद रखो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतना वॉल्यूम ज्यादा, जितने नंबर ऑफ मोल कम होंगे उतना वॉल्यूम कम। तो यहां पर क्या हो जाता है? PV डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू NR आता है। ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो यहाँ का R क्या होता है? R इज अ कांस्टेंट, R is a constant called
गैस कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, गैस कांस्टेंट। इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ेंगे, डोंट वरी, गैस कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, अब ये टी को इधर शिफ्ट कर लो तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये आ गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन का प्रूफ। P इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट और T इज इक्वल टू टेम्परेचर। T इज इक्वल टू टेम्परेचर। समझ में आया? सो दिस इज द प्रूफ ऑफ डेरिवेशन फॉर आइडियल गैस इक्वेशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पुराने सिलेबस के हिसाब से मत करना। पुराने सिलेबस के हिसाब से प्रूफ करोगे तो बिल्कुल थ्योरी एग्जाम में मार्क आपको नहीं मिलेंगे। ये नया सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, इस तरह से आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। पहले हमने टेम्परेचर T1 से T तक लेके गए, T से फिर T2 तक आए हम, और दोनों टाइम हमने अलग अलग कांस्टेंट रखे, अलग अलग लॉ यूज करे और इसको प्रूफ कर लिए। ओके, अगर हार्ड जा रहा है तो पीछे जाके और एक दो बार देख लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ चीजें हैं जो हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हेडिंग लिखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब तीन पहले कांस्टेंट हम याद कर लेंगे। एक होता है Kb जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक होता है R जिसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और एक होता है Na इसको बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर, ये होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, गैस कांस्टेंट, और ये होता है अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर। तो जो साइंटिस्ट थे अवोगाड्रो, जिन्होंने मोल का कंसेप्ट दिया, उनका क्या कहना था, आप 22.4 लीटर कोई भी गैस ले लो, उसमें जो पार्टिकल गिनोगे या मॉलिक्यूल गिनोगे वो सेम ही आएंगे, भले ही गैस किसी भी टाइप का हो। दैट इज कॉल्ड एज अवोगाड्रोस नंबर, और वो कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल, पर मोल। और R क्या होता है, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, पहले ये कांस्टेंट वैल्यूज याद कर लो, रट लो इनको, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ये। रट लिया इनको, रट लिया, लिख लिया अच्छे से। चलो अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। देखो इसकी डेफिनेशन इंटरेस्टिंग सी डेफिनेशन है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, per molecule is called, per molecule is called Boltzmann's constant, denoted by Kb, denoted by Kb। या फिर दूसरी डेफिनेशन, रेशियो ऑफ गैस कांस्टेंट टू द अवोगाड्रोस नंबर, अवोगाड्रोस नंबर इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसको क्या बोलेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो रेशियो लेना है, रेशियो मतलब भागाकार। ओके, क्या होता है, गैस कांस्टेंट को अगर अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस हिसाब से गैस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Kb इंटू Na। आराम आराम से समझना, Kb होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Na होता है अवोगाड्रोस नंबर, और R होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर आप इसको हिसाब से देखोगे तो Kb कितना होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, बराबर। और Na कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल, बराबर। तो +23 -23 कैंसल, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये इनका हिसाब होता है। ठीक है, तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अवोगाड्रोस नंबर, गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजें आराम से लिखते जाओ, सब नोट्स बनाते जाओ, टाइम पढ़ने पर स्क्रीनशॉट लेते जाओ या पॉज करके आराम से लिख लेते जाओ। हो गया,
सो दिस इज ऑल अबाउट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्लियर हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल का कंसेप्ट समझना जरूरी है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सपोज गिवन वेट है या गिवन मास है m, मॉलिक्यूलर वेट है m0, ओके। या फिर नंबर ऑफ मोल होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, दैट इज अवोगाड्रोस नंबर, ओके। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। लिख लिया आपने ये, चलो। तो अब इसका ए एक्सप्रेशन बनाऊंगा मैं, आप यहां पर ए एक्सप्रेशन कौन सा, अवोगाड्रोस नंबर के फॉर्म में हम क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू nRT। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब नंबर ऑफ मोल, R मतलब गैस कांस्टेंट, T मतलब थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब एवोगाड्रोस नंबर इसमें ला सकते हो आप, बट N इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय Na, बराबर N डिवाइडेड बाय Na, ठीक है ना, N डिवाइडेड बाय Na। तो यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय Na into RT। So this is the expression for ideal gas equation in terms of Avogadro's number। ये Avogadro's number है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.023 into 10 to the power 23 पर मोल। जितने बार रिवाइज हो उतने बार लिखते जाओ, रिवाइज होता रहेगा, ओके। बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कोनारे सर इन केमिस्ट्री एंड मार्कने सर इन फिजिक्स। तो वो बताते थे हमें जो चीज पता है उसको भी बार बार लिखा करो। हो गया, चलो ये फर्स्ट ए खत्म हो गया। अब लेट अस मूव ऑन टू बी। बी क्या बोल रहा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में बनाओ बोल रहा, ठीक है। तो बी देखते हैं। तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, फिर से PV इज इक्वल टू nRT, बराबर nRT। वी हैव बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, R के जगह क्या रख सकते हो, R के जगह रख सकते हैं KB इंटू Na, ठीक है, KB इंटू Na। तो क्या हो जाएगा ये, PV इज इक्वल टू KB इंटू Na, सॉरी, PV इज इक्वल टू N इंटू KB इंटू Na इंटू T। इस R की जगह क्या रखा, KB इंटू Na। अब इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो तो PV इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय Na, बराबर ना, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर इंटू KB into Na into T। तो this Na get cancel, तो PV is equal to NKBT, ठीक है, NKBT। PV is equal to NKBT। P मतलब प्रेशर, V मतलब वॉल्यूम, N मतलब गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन आइडियल गैस, KB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, लिखते जाओ 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। जितने बार लिखोगे उतना फायदा होगा। और T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर या थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, खत्म। चलो और एक बार रह गया, पॉइंट C बच जाता है हमारा, ठीक है। तो C क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। वही चीजें रिवाइज हो रही है, बट देख लो, N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या होगा, गिवन वेट या गिवन मास बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो यहां पर शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m0RT। अब इसको कैसा लिखता हूं मैं, देख लो, P इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय V, इस V को इधर शिफ्ट कर लिया, और ये RT डिवाइडेड बाय m0, समझ में आया, m0 इसके साथ लिख दिया, ये V को इधर लेके चलेगा मैं। अब m डिवाइडेड बाय V की जगह क्या रख सकता हूं, डेंसिटी। तो P इज इक्वल टू रो RT डिवाइडेड बाय m0, या फिर इसको इधर शिफ्ट कर लो, PM0 इज इक्वल टू रो RT। P मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, M मतलब मॉलिक्यूलर
मास ऑफ द गैस, रो मतलब डेंसिटी ऑफ गैस, आर मतलब गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और कैपिटल टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या फिर उसको बोलेंगे थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। अब और एक एक चीज कर लेंगे यहां पर, क्या हम देखते हैं चार्ल्स लॉ को क्या हम डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब प्रेशर कैसे होता है, कांस्टेंट होता है, तो V इज इक्वल टू के इंटू टी, वेयर के इज कांस्टेंट कॉल्ड एज, के को क्या बोलेंगे, के इज कांस्टेंट कॉल्ड एज चार्ल्स कांस्टेंट। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर शिफ्ट करो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, बराबर, वॉल्यूम को इधर शिफ्ट किया, डेंसिटी इधर आ जाएगी, तो ये वॉल्यूम की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू के टी, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इज इक्वल टू के टी, तो डेंसिटी को इधर शिफ्ट करो, डेंसिटी इज इक्वल टू, या फिर नीचे लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय के इंटू टी, तो इसमें का यम कांस्टेंट होगा, के कांस्टेंट होगा, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये अल्टरनेटिव स्टेटमेंट हो गया चार्ल्स लॉ का, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, तो डेंसिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना तुम्हारे गैस की जो डेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल में कुछ भी आप कन्वर्ट करके आराम से लिख सकते हो। फिर से रिवाइज कर देता हूं, आपको तीन कांस्टेंट समझना जरूरी है, एक है बोल्टमन्स कांस्टेंट के बी, दूसरा है गैस कांस्टेंट आर, और तीसरा है एवोगाड्रोस नंबर। बोल्टमन्स कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, यूनिट के साथ याद रखो, आर होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसका यूनिट हो जाएगा, और एवोगाड्रोस नंबर होगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल। वेरी सिंपल, ये दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये मिल जाएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू के बी इंटू एन ए। ठीक है, R is equal to Kb into Na. Kb is Boltzmann's constant, Na is Avogadro's number. ठीक है, let us move on to next point, that is assumptions of, क्या, assumptions of kinetic theory of gases, assumptions of kinetic theory of gases, very important point। अब ये जो था ओल्ड सिलेबस में अलग ही assumption थे, 5-25 मिलने से ज्यादा 10-12 assumption थे, लेकिन यहाँ पर 6 assumption दिए, वैसे बेसिकली आपको 5 ही दिए थे, मैंने ही उसको 6 बना दिया, चलो 5 ही रखते इसको, 5 assumption दिए हुए आपको, और ये सारे assumption न्यू सिलेबस के हिसाब से अलग है, पुराने सिलेबस के assumption अगर लिखोगे 7-8 assumption थे तो मार्क नहीं मिलेंगे, और ये जो नए सिलेबस के हिसाब से सारे assumption है ये किसके लिए होते हैं, आइडियल गैस के लिए होते, किसके लिए होते, आइडियल गैस के लिए होते। अब आराम से याद रखना, अगर ये कंटेनर है, ये कंटेनर में मैंने आइडियल गैस भरा, कौन सा गैस भरा, आइडियल गैस भरा, तो इमेजिन करो ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स है, ऐसे ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, तो आइडियल गैस के अगर मॉलिक्यूल होंगे, अगर ये गैस आइडियल गैस होगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज वो फॉलो करना चाहिए, नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी वो सारे गैस लॉ ओबे करना चाहिए, ऑल गैस लॉज मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पे उसने फॉलो करने चाहिए। दूसरा, नो फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। तीसरा, साइज जो होता है उसका, साइज और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का निग्लेक्ट करना पड़ेगा, और हम प्रेशर बढ़ा के या टेम्परेचर घटा के इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। अगर ये 4 चीजें होंगी तो ये जो गैस होगा ये आइडियल गैस होगा, या तो ये अगर आइडियल गैस है तो ये 4 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आइडियल गैस से रिलेटेड कुछ मुद्दे होते हैं, अजम्पशन मतलब मुद्दे होते हैं, इन्होंने डिटेल में दिए हैं, आराम से समझो और इसको रट्टा मार लेना बाद में। ठीक है, तो क्या बोलता है, अ गैस ऑफ अ प्योर मटेरियल, मतलब कोई एक प्योर गैस होगा, हाइड्रोजन गैस, हेलियम गैस, कंसिस्ट ऑफ एन एक्सट्रीमली
लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। तो गैस में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब भी आपको आइडियल गैस विजुअलाइज करना है तो आप क्या करना, सवेरे सवेरे खिड़की खोल देना, उसमें जो धूल के पार्टिकल ऐसे 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 मूव होते हैं, दैट इज नथिंग बट विजुअलाइजेशन ऑफ योर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में क्या होता है, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे आइडेंटिकल, एक जैसे, मतलब ये जैसा होगा वैसा ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा। तो एक जैसा प्योर मटेरियल है तो सारे गैस मॉलिक्यूल कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, तो अ गैस ऑफ प्योर मटेरियल कंसिस्ट ऑफ, एक ही सब्सटेंस का प्योर मटेरियल का अगर गैस होगा तो एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एवोगैड्रो ने बताया था, अगर ये गैस आपने 22.4 लीटर ले लिया तो इसमें कितने पार्टिकल होंगे, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यू कैन नॉट काउंट इवन। ठीक है ना, तो इसको ही बोलते हैं हम एवोगैड्रोस नंबर। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं। दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन। अब सेकंड अजम्पशन क्या बोलता है, गैस मॉलिक्यूल्स बिहेव एज अ आइडियल पार्टिकल। तो गैस मॉलिक्यूल आइडियल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। मतलब इसका क्या मतलब होता है, दैट इज इट हैज मास एंड वेलोसिटी। अब ये मॉलिक्यूल है, इसके पास मास है m, इसकी वेलोसिटी है v, मास और वेलोसिटी तो है, बट इट्स स्ट्रक्चर एंड साइज कैन बी इग्नोर्ड। तो इसका जो साइज है और इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। किसके कंपैरिजन में, कंपेयर्ड विद द इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। मतलब ये मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल, देखो इनका सेपरेशन बहुत ज्यादा है और साइज बहुत कम है, तो सेपरेशन ज्यादा और साइज कम होगा तभी ये आइडियल गैस होगा। एंड साइज ऑफ कंटेनर, मतलब जितना बड़ा आप कंटेनर लोगे उतने अच्छी तरह से आइडियली आपका जो गैस है वो बिहेव करेगा। और जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, अब टेम्परेचर कम करोगे तो ये नजदीक आने लगेंगे और ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो इसका जो साइज है ये बहुत छोटा होता है, छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। किधर गया, कंपेयर्ड विद इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच के सेपरेशन से उसका साइज बहुत कम होना चाहिए। एंड साइज ऑफ कंटेनर बहुत बड़ा होना चाहिए और मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए। अब इतने से छोटे से कंटेनर में अगर गैस भर के रखोगे तो दैट विल नॉट बी द आइडियल गैस। वो आइडियल गैस रहेगा क्या, नहीं। क्यों, बिकॉज हम उसका साइज इग्नोर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये चीज उसकी फॉलो करनी चाहिए, आइडियल पार्टिकल की तरह बिहेव करना चाहिए। मतलब उसको मास और वेलोसिटी तो होनी चाहिए लेकिन उसका साइज और स्ट्रक्चर हम इग्नोर कर सकते हैं विथ कंपैरिजन विथ इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एंड साइज ऑफ कंटेनर। उसके बाद मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, या इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। रैंडम मोशन मतलब मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, मतलब किधर भी चला जाएगा वो। धूल के पार्टिकल देख लेना आप कैसे मोशन होगा, ये जो पार्टिकल है इसकी कोई गारंटी, इधर से इधर का इधर, ये बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड सी ऐसी मोशन करेगा वो, इसको बोलेंगे रैंडम मोशन या उसका नाम है ब्राउनियन मोशन। और मूव करते वक्त दे ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के जो 3 लॉ है, every body continue to remain the state of rest or state of uniform motion until it is acted by external unbalanced board. Second law, the rate of change of momentum is directly proportional to external unbalanced force and change in momentum takes place in the direction of force. Third law, every action has equal and opposite reaction. ऐसे कुछ लॉ है ना 3, वो तो तीनों लॉ ये मॉलिक्यूल फॉलो करने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स इज इग्नोर्ड। ये तो हम पहले भी बोल रहे थे ना कि आइडियल गैस अगर है तो दोनों के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम इग्नोर करेंगे, सो दैट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन वॉल ऑफ कंटेनर एंड मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। ओके, तो सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स कहां होगा, ये मॉलिक्यूल और कंटेनर के बीच होगा। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा और इसी कारण इस पे कोई फोर्स एक्ट होगा क्या, नहीं। तो फोर्स कोई नहीं है, मतलब इसकी जो स्टेट है वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब इसकी वेलोसिटी कैसे रहेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इसका एक्सेलरेशन कैसे होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है ना कि अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा तो मूविंग बॉडी मूविंग ही रहेगी। तो इस मॉलिक्यूल पे सिर्फ कंटेनर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसीलिए वो जाके इस पे बम्बार्ड होगा और प्रेशर एक्सर्ट करेगा। लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स नहीं होता, तो एक मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड हो रहा है तो सिर्फ कोलिजन के टाइम दोनों के बीच में फोर्स होगा और बाकी पाथ में मूव होते वक्त उस पे फोर्स नहीं होगा, इसीलिए वो अलोंग द पाथ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा बिकॉज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इट फॉलोज दैट फोर्स नहीं होता
ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच में मतलब कैसे, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल आया यहाँ पे कोलाइड हुआ, कोलिजन नंबर 1, इससे कोलाइड होके ये इधर चला गया कोलिजन नंबर 2, तो कोलिजन 1 और कोलिजन 2 के बीच वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी? कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आइडियल गैस की सिचुएशन है। ओके, कोलिजन पार्टिकल ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है ना, वो स्ट्रेट पाथ, फोर्स नहीं एक्ट हो रहा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी भी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक है, अब फाइनल अजम्पशन क्या है? द कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। 11th में पढ़ा होगा आपने। एक चीज याद रखो, टोटल मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है और टोटल मोमेंटम भी कांस्टेंट है तो ऐसे कोलिजन को बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। अगर ऐसा नहीं है तो इसको बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये कोलिजन किस टाइप का है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड हो रहा है, तो इसमें मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, इसलिए ये कैसे होता है? इलास्टिक मोमेंटम होता है। ओके, द कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या होता है? टोटल मोमेंटम एज वेल एज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड। मोमेंटम भी कॉन्जर्व्ड है और काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्जर्व्ड है। इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? कि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। ओके, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन। मतलब देखो, ये यहां पर आया और इससे कोलाइड हुआ, तो कोलिजन के लिए कितना टाइम लगा? 0.1 सेकंड, बहुत कम टाइम। अब यहां से यहां तक जाने के लिए 1 सेकंड लगा, तो टाइम ऑफ कोलिजन बहुत कम है। एक्सीडेंट बहुत कम टाइम में होता है, लेकिन ट्रैवल करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। तो टाइम ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल, बट टाइम टू ट्रैवल द पाथ, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। दिस पाथ इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो स्ट्रेट लाइन वो ट्रैवल करता है, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। यहाँ पे आया, इससे कोलाइड हुआ, जाके इससे कोलाइड हुआ, पहला कोलिजन दूसरा कोलिजन, इसके बीच में जो स्ट्रेट लाइन पे वो मूव कर रहा है उसको बोलते हैं फ्री पाथ। तो टाइम ऑफ कोलिजन, तो कोलिजन होने के लिए बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन फ्री पाथ मतलब वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करने के लिए टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सो दीज आर द सम अजम्पशंस रिलेटेड विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इसके आगे आइडियल गैस और रियल गैस के बीच का डिस्टिंग्विश अच्छे से हम समझेंगे। अब आइडियल गैस और रियल गैस का डिफरेंस समझते हैं। कोई गैस आइडियल होने के लिए सारे गैस लॉ, सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करने चाहिए। दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स 0 होना चाहिए। वो आइडियल पार्टिकल होना चाहिए, मतलब उसका साइज और स्ट्रक्चर हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री में पॉइंट होता है ना, उस तरह वो पार्टिकल होना चाहिए। उसके पास मास और वेलोसिटी तो होनी चाहिए, लेकिन उसके पास स्ट्रक्चर और साइज नहीं होना चाहिए। अब ये मेंटेन कर, अब ऐसा अगर नहीं होगा तो क्या होगा? उसको बोलेंगे रियल गैस। तो आइडियल गैस और रियल गैस को हम कंपेयर करेंगे। आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। प्रैक्टिकली कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या डिफरेंस होता है? मॉलिक्यूल बिहेव एज अ आइडियल पार्टिकल। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल आइडियल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? उसका साइज और स्ट्रक्चर हमें इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब वो ज्योमेट्रिक पॉइंट की तरह होंगे, उसे कोई साइज और स्ट्रक्चर नहीं होगा। मास और वेलोसिटी होगी, लेकिन साइज स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। इसको वेलोसिटी होगी, इसको मास होगा, लेकिन इसका साइज और स्ट्रक्चर बहुत छोटा होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस, जो रियल गैस होता है, हैव फाइनाइट शेप एंड स्ट्रक्चर। रियल गैस को स्ट्रक्चर होता है। इवन अपने पास एटम को भी स्ट्रक्चर है ना भाई, एटम, उसका न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो स्ट्रक्चर एकदम ही इग्नोर कर सकते हैं क्या हम? नहीं। तो रियल में उसका स्ट्रक्चर और शेप उसको होता है। अब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन होती है। ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर मोशन। कैसी मोशन? लीनियर मोशन। अब साइज इतना छोटा होता है कि सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। लेकिन रियल गैस में अगर पॉली एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि मुझे एक एग्जांपल याद आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का एटम, ये एक दूसरे से ऐसे स्प्रिंग टाइप बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं इलास्टिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे जा सकते हैं, वाई पे जा सकते हैं, जेड पे जा सकते हैं। इसको बोलेंगे लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये मॉलिक्यूल ऐसे घूम सकते हैं या ऐसे घूम सकते हैं, तो इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। खुद के सराउंडिंग में घूमेंगे ना, और ये इलास्टिक होने की वजह से ये ऐसे भी मोशन करेंगे, इसको बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन कौन सी मोशन कर सकते हैं? ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर, रोटेशनली मतलब गोल घूम जाना, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो तीनों तरीकों के मोशन ये कर सकते हैं।
लीनियर भी कर सकते हैं, रोटेशनल या ऐसे घूम जाना या ऐसे घूम जाना, इसको बोलेंगे रोटेशनल, जैसा फैन रोटेशनल मोशन, और वाइब्रेटरी मोशन भी रियल गैस के मॉलिक्यूल करते हैं। ठीक है, अब नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये तो सबको अभी याद होगा आपको, आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल में कोई फोर्स नहीं होता, लेकिन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नॉन जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें फोर्स जरूर होगा। उसके बाद आइडियल गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इतने दूर दूर होते हैं पार्टिकल, उन दोनों के बीच में फोर्स ही नहीं होता, तो उनको हम नजदीक ला ही नहीं सकते, भले ही आप प्रेशर बढ़ाओ या टेम्परेचर कम करो। हमें कोई लिक्विड को या गैस को ठंडा करके सॉलिड करने आता है, लिक्विड करने आता है, या प्रेशर बढ़ा के भी हम उसको लिक्विड या सॉलिड कर सकते हैं, लेकिन आइडियल गैस को नहीं कर सकते। लेकिन रियल गैस को हम क्या कर सकते हैं, रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड, उसको लिक्विड कर सकते हैं, इवन सॉलिफाइड, सॉलिडिफाइड मतलब सॉलिड भी बना सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो प्रेशर बढ़ा के या टेम्परेचर घटा के हम रियल गैस को लिक्विड भी कर सकते हैं, सॉलिड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, अब आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल में फोर्स ही नहीं है, तो कोलाइड क्यों होंगे, वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे ना भाई, इसका कोई लेना देना नहीं, तो कोलाइड होंगे क्या, नहीं, तो कोलिजन ही नहीं होंगे। आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन नहीं होंगे, लेकिन ऐसे होता है क्या, जब आप धूल के पार्टिकल देखते हो कितने बार कोलाइड हो जाते हो। ठीक है, तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन, बिकॉज फोर्स एक्चुअली में होता है, कोलिजन्स बहुत होते हैं, फ्रीक्वेंसी कोलिजन की बहुत ज्यादा होती है। अब ये दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं है, मतलब इसके पास सिर्फ मास है और सिर्फ वेलोसिटी है आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के पास, तो इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², तो उसके अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक होगी, लेकिन बेसिकली उसमें फोर्स होता है, फोर्स होता है तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट होता है तो वर्क डन होगा, वर्क डन उसके फॉर्म में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है रियल गैस में, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कोई फोर्स ही नहीं होने के कारण मॉलिक्यूल्स हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी एज अ इंटरनल एनर्जी। तो इसमें की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन रियल गैस में की इंटरनल एनर्जी काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। बिकॉज आइडियल में हम क्या इमेजिन करते हैं कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिकली रियल गैस में दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स होता है, फोर्स होगा तो वर्क होगा, वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो आइडियली सिर्फ मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है एज ए इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी दोनों होते हैं, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। ठीक है, तो कुछ कंडीशन है जिस कंडीशन में रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, तो क्या बोल रहा है, द कंडीशंस इन विच रियल गैस बिहेव एज अ आइडियल गैस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को हो सके उतना दूर रखना पड़ेगा। अगर दो मॉलिक्यूल दूर रहेंगे तो दोनों का अट्रैक्शन कैसे होगा, कम होगा। आप मॉलिक्यूल को दूर रखने के लिए एक तो टेम्परेचर बढ़ाओ या प्रेशर कम करो, प्रेशर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, और प्रेशर लो करना पड़ेगा, प्रेशर लो करना पड़ेगा। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, टेम्परेचर वेरी हाई, प्रेशर वेरी लो। अगर ऐसा होगा तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, बिकॉज ज्यादा टेम्परेचर और कम प्रेशर पे डेंसिटी ऑफ गैस इज वेरी लो, डेंसिटी बहुत कम होगी, मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल्स आर फार अवे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, दूर दूर होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वीक, दोनों के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे होगा, वीक होगा। अब यही तो सिचुएशन होती है किसकी, आइडियल गैस की। मतलब रियल गैस का टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे और प्रेशर बहुत कम कर दोगे तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, डेंसिटी बहुत कम होगी, कोलिजन नहीं होंगे, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अब ये सारे गैस लॉ ओबे करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसाक्स लॉ। तो इस तरह से रियल गैस क्या कर सकता है, आइडियल गैस की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आता है, बच्चों को कांस्टेंट याद नहीं रहते, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर मास, तो ये सारी चीजें अगर बेसिक क्लियर रहेंगी तो न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं। ठीक है ना, तो पहले न्यूमेरिकल का सोल्यूशन देखेंगे। क्या बोल रहा है, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अब इसमें बच्चों को नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट ही पता नहीं होता, आराम से टेंशन नहीं लेना, कुछ मॉलिक्यूलर वेट याद रखो। नाइट्रोजन का 28 ग्राम, ऑक्सीजन का 32 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ठीक है, हेलियम का 4 ग्राम, और क्या बचता है,
तो भी बस इतने, और कोई गैस इसमें आएगा नहीं, इतने भी याद रखोगे तो मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से, या फिर मोस्टली मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ होगा। आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो आंसर में हमें सिर्फ एन की वैल्यू पता करनी है। तो एन क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 7 ग्राम, बराबर ना, 7 ग्राम नाइट्रोजन बोल रहा है ना। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है 28 ग्राम, बराबर 28 ग्राम अभी बताया था मैंने। तो एन कितना हो गया, गिवन मास 7 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 7 का 7, 7 चौक 28, तो एन की जगह वैल्यू रख दो। तो पीवी इज इक्वल टू 1/4 आर टी। एक बार आराम से देख लेना, उसके बाद वीडियो को पीछे लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलो हो गया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 1। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या बोल रहा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एट 300 केल्विन। मतलब पहला टेम्परेचर जो है वो है 300 केल्विन, तब इसका प्रेशर है कितना है, प्रेशर है 5 गुणिले 10 टू द पावर 4 पास्कल, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द प्रेशर एट 600 केल्विन। तो आपको प्रेशर पता करना है, प्रेशर पता करना है कब, जब आपने टेम्परेचर डबल कर दिया, मतलब 600 केल्विन कर दिया, और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम इज केस कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या रखा, कांस्टेंट रखा। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गेलुज़-हेक्स लॉ। तो क्या आएगा, P2 बाय P1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, बराबर 2 का 2 तो P2 डिवाइडेड बाय P2 पता करना है, P1 कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू T2, T2 किधर गया, T2 है 600 केल्विन, और T1 कितना है 300 केल्विन। केल्विन से केल्विन कैंसल, 2 0 कैंसल, 3 1 3, 3 दूनी 6, इसको इधर शिफ्ट करो, P2 हो जाएगा 5 दूनी 10 इंटू 10 टू द पावर 4, मतलब बेसिकली ये आ जाएगा पे सेम 4 और 1 5, 10 टू द पावर 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल, परफेक्ट। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आराम से इसको ऑब्जर्व करो, फिर से वीडियो को पीछे ले लेना और फिर से खुद से सॉल्व करना, ये जरूरी है, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल सेक्शन के आखिरी में हम एक इंपॉर्टेंट नोट बताने वाले हैं, बने रहना। डिटरमाइन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो गिवन मास कितना है हाइड्रोजन का, 4 ग्राम, ओके नो प्रॉब्लम। ऑक्युपाइंग वॉल्यूम ऑफ 16 लीटर, वॉल्यूम कितना है 16 लीटर। अब वॉल्यूम के बारे में एक चीज याद रखो, वॉल्यूम जो होता है लीटर, लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब होता है, और डेसीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में करना है तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज आप याद रखना, ओके। तो चलो देखते हैं, ये हो गया लीटर, तो इसको अगर आपको क्या करना है मीटर क्यूब करना है तो 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब करेंगे, 16 इंटू 10 टू द पावर -3, बिकॉज ये ऐसा यूनिट होता है। ग्राम का क्यों नहीं किया अभी बताता हूं मैं आपको, ओके। एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है, लेकिन डिग्री सेल्सियस मतलब थर्मोडायनामिक नहीं होता, इसमें 273 ऐड करो तो अब ये केल्विन में हो गया, तो केल्विन का टेम्परेचर ही थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है। तो 273 प्लस 10 283 केल्विन हो गया। आर की वैल्यू है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूलर वेट m0 या ms से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 ग्राम पर मोल है, ठीक है ना, ग्राम पर मोल। तो आपको प्रेशर पता करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT, बराबर। तो P पता करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 16 इंटू 10 टू द पावर -3, n गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू R, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब देख लो केल्विन में क्यों किया, बिकॉज जो R की वैल्यू है वो केल्विन में है। एक केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस में चलेगा क्या, नहीं, दोनों केल्विन में होना चाहिए, या फिर दोनों डिग्री सेल्सियस में भी चलेगा, ओके। n R और T कितना है 283, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देख लो, ये इधर ले लो, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम कितना है 4 ग्राम है, ठीक है ना, 4 ग्राम, ओके नो प्रॉब्लम। और मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 ग्राम, 2 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। 8.314 गुणिले 283 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -3,
अभी ये बे एक बे दोनी 4, बे एक बे अटी 16, ये -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा, ये -3 ऊपर जाके +3, ये 8 एक 8, 8 एक 8.800 31 हो गए, 8 त्रिक 24, 24 मतलब कितने 25 5 6 7 8 नम 72, तो 1.039 इंटू 283 इंटू 10⁻³ -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 4.98 इंटू 10⁻⁴, 4.98 इंटू 10⁻⁴ पास्कल। ओके 4.9 सॉरी 4.89 नहीं, आई एम रियली सॉरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 1.3, तो ये क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करके देखना आप, इसका आंसर 100% इतना आ जाएगा, देख लेना आप। ओके 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी हमारे पास लॉगरिथम अवेलेबल नहीं है, आप लॉग से देख लेना या कैलकुलेटर से देख लेना, डजंट मैटर। ठीक है, तो अब उसके बाद बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पे। क्या बोल रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्युपाइज, मतलब गिवन मास है 16 ग्राम। ओके ऑक्सीजन ऑक्युपाइज, वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब में 0.025 मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम। ओके एट 27 डिग्री सेल्सियस, चलेगा क्या 27 डिग्री सेल्सियस? नहीं, 27 प्लस 273, तो 73 80 90 100, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, बराबर 300 केल्विन, केल्विन में करना पड़ेगा। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट, प्रेशर पता करना है आपको, कोई टेंशन नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, तो PV इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m0 इंटू RT, ठीक है ना। तो प्रेशर पता करना है ना, P इज इक्वल टू m कितना है भाई, m 16 ग्राम है गिवन मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम, मैंने अभी बताया ना ऑक्सीजन का, याद रखो, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है देखो, कोई टेंशन नहीं। ओके इंटू R क्या होता है 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 300, डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम इधर शिफ्ट कर लो, ये वॉल्यूम इधर शिफ्ट कर लो, वॉल्यूम कितना है 0.025, ठीक है 16 एक 16, 16 दोनी 32। ओके तो अब ये क्या हो जाएगा 5 दोनी 10 0 हच्चाला 1, बे दोनी 4 और 1 5, 0 का 0 0, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल करोगे तो ये इधर सरक जाएगा, ये 831.4 गुणिले 3 हो जाएगा। देख लो अब, हाँ इसको अगर आपने इधर सरकाया तो ये इधर सरक जाएगा, और सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी 8314 गुणिले 3 भागिले 0.5, तो 0.5 मतलब 1/2 होता है, दिमाग लगाना। ये 2 को ऊपर शिफ्ट करो, 3 दूनी 6, साई चौक 24 ला 4 हच्चाले 2, 6 एक 6 7 8, कैलकुलेशन आप आपकी मर्जी से करना, साई 18 8 हच्चाला 1, 8 संग 48 और 1 49, 4000 नहीं 49,884, राइट राइट अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है। ओके अगर एक पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लिखोगे तो 4 10⁻⁴ पास्कल, तो इतना प्रेशर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लो। हो गया, दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 4। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 5। क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपको पता करने हैं ऑफ अ गैस एट STP, STP समझो STP, या इसको बोलते हैं NTP। फिजिक्स और केमिस्ट्री में STP NTP के कंडीशन अलग अलग होते हैं। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब टेम्परेचर होगा 273 केल्विन और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर इन फिजिक्स। ओके और केमिस्ट्री में 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं STP या NTP का, हमें कोई लेना देना नहीं केमिस्ट्री का फिलहाल। तो टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर इतना एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करोगे वो भी दिया हुआ होगा 1.013 इंटू 10⁵ दिया हुआ है, देखो पास्कल, ठीक है। अब एवोगाड्रोस नंबर भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू n की जगह क्या लिख सकते हो n डिवाइडेड बाय NA, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर इनटू RT। आपको क्या पता करना है n बाय v, इस v को इधर शिफ्ट करो, na को इधर शिफ्ट करो, P इंटू Na, समझ रहा है P इंटू Na डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू n बाय v। अब n बाय v हमें पता करना है, तो n बाय v इज इक्वल टू P कितना है 1.013 इंटू 10⁵ इंटू Na
6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टी। टी कितना है, किधर गया टी? टेम्परेचर 273। ठीक है। अब क्या करना, इसको सॉल्व करना, आराम से दिमाग लगा के सॉल्व करना। इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम से करना, 23 और 5 28, इसको लॉग से कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, फिलहाल लॉकडाउन की वजह से लॉग टेबल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जल्दी लॉग टेबल अवेलेबल हो गया तो लॉग का सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल बचे हुए जल्दी दे। अब इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करेंगे 6, 7 एंड 8। तो शुरू करते हैं 8 से। ओके, सम बलून्स आर फील्ड विथ हेलियम। तो बर्थडे पार्टी है, हेलियम के बलून्स होते हैं। ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ इतना मीटर क्यूब व्हेन प्रेशर इज इतना एट कांस्टेंट टेम्परेचर 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए इसने वॉल्यूम मेंटेन किया है 0.24 मीटर क्यूब का, और इसका प्रेशर है 0.038 एटीएम का। ओके, तो व्हाट शुड बी द प्रेशर, मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, किस लिए? इसका वॉल्यूम 0.40 ओके मीटर क्यूब करने के लिए। तो बॉयल्स लॉ यूज करना पड़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो P2 निकालना है ना, तो उल्टा हो जाएगा, P2 बाय P1 इज इक्वल टू V1 बाय V2। हमेशा याद रखना, अगर उल्टा रिलेशन है तो 2-1 का 1-2 होता है, 2-1 का 1-2 होता है। तो P2 कितना हो जाएगा? P2 विल बी, इसको इधर शिफ्ट करो, P1 इंटू V1 बाय V2। तो P1 कितना है मेरे भाई? 0.038 एटमॉस्फेयर में रहने दो, आंसर एटमॉस्फेयर में आएगा। V1 ये V2 है ना, दिस इज द V2। V1 कितना है? 0.24 डिवाइडेड बाय 0.24 डिवाइडेड बाय 0.40। ओके, तो ये 0.2 से शिफ्ट करो, ये भी 0.2 से शिफ्ट हो जाएगा। 4 1 4, 4 0 0, 4 सख 24, 8 संग 48 ला 8, 4 4, 7 रैंग 18, 19 20 21 22। ओके, पॉइंट कितने के बाद? 1 2 3 के बाद, 1 2 3 के बाद पॉइंट, और डिवाइडेड बाय ये 10, डिवाइडेड बाय 10। अब ये पॉइंट अगर यहां पर आया तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0228 एटीएम। इतना प्रेशर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं। 2 वेसल ए एंड बी, 2 वेसल है, ये वेसल है। ओके, इसको बोलेंगे ए, और दूसरा एक वेसल है, ये छोटा सा वेसल। ओके, ये दूसरा वेसल है, दिस इज वेसल बी। अब क्या बोल रहा है? आर फील्ड विथ सेम गैस, सेम गैस है, यहाँ सेम गैस है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। वेयर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ए, जो ए का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ए is twice the volume of B, temperature of A is twice the temperature of B, pressure of A is twice the pressure of B। ठीक है, calculate the ratio of number of molecules of A divided by number of molecules of B is equal to what? कोई टेंशन नहीं, PV is equal to NRT, बराबर NRT। PV इज इक्वल टू n के जगह n डिवाइडेड बाय NA इंटू R के जगह क्या लिखना था? NA इंटू KB इंटू T। तो दिस NA कैंसल विद दिस NA, सो n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n का फॉर्मूला या फिर इक्वेशन क्या होगा? PV इज इक्वल टू NKBT। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पर? KB तो कांस्टेंट है, KB कांस्टेंट है, तो n इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय KB इंटू T। अगर KB को रिमूव कर दिया आपने तो n विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV डिवाइडेड बाय T। n विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV डिवाइडेड बाय T, बराबर PV डिवाइडेड बाय T। अब हमें क्या पता करना है? NA बाय NB, तो क्या हो जाएगा? NA डिवाइडेड बाय NB इज इक्वल्स टू n क्या है? PV बाय T, तो ये PA VA by TA whole divided by PB VB TB।
यहाँ का के भी, यहाँ का के भी कैंसिल, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का था वो, इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसके जगह पीए के जगह क्या रख सकते हो, 2pb इंटू वीए के जगह 2vb और टीए के जगह 2tb डिवाइडेड बाय pb vb tb, tb कैंसल, vb कैंसल, pb कैंसल, ये 2 कैंसल, तो क्या है आंसर 2, मतलब 2:1 बराबर 2:1। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल बच गया हमारा, इसके बाद एक नोट है बच्चों, नोट जरूर देख लेना वो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ओके, थोड़ा सा नीट का पॉइंट आएगा उसमें, थ्योरी के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लेना, आपको एमसीक्यू उस पे से बन जा सकता है, ठीक है। पॉज करके इसको ट्राई करोगे क्या आप? क्या ट्राई करेंगे सर, सॉल्व कर दो ना आप ही, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है, आराम आराम से सॉल्व करेंगे। 2 टैंक्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल मासेस, मतलब 2 टैंक है, ओके, 2 टैंक है, इक्वल वॉल्यूम मतलब दोनों का साइज सेम है, दोनों का साइज कैसा है, सेम है, ओके, सेम साइज है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है। अब ये ऑक्सीजन भरा हुआ है एक में और एक में नाइट्रोजन भरा हुआ है, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ओके, एंड इक्वल मासेस, मास ऑफ ऑक्सीजन मतलब गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन, ओके, एट 120 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है, मतलब टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन, 127 में 273 ऐड करना पड़ेगा बिकॉज हमें केल्विन में चाहिए, तो 300 400 केल्विन, 400 केल्विन, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पहले कौन है, 2 टैंक्स ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये पता करना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देख लो क्या करेंगे, पहले देख लो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ओके। तो मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन भी है, ठीक है, 32 और 28 याद ही है हमें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो दोनों का मास कैसा है, सेम है, गिवन मास, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ नाइट्रोजन कैंसल, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू, अब ये जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास कितना है 28 और ऑक्सीजन का कितना है 32, तो क्या आएगा ये कितने का ये होगा 4 7 28 4 8 32, तो ये होगा 7/8, 7/8। लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल का रेशियो नहीं पूछा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का पूछा है। अब नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल होते हैं गिवन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर होल डिवाइडेड बाय गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिखा इज इक्वल टू 7/8। अब अवोगाड्रो नंबर से अवोगाड्रो नंबर कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू आंसर आया 7/8, करेक्ट 7/8। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, कोई टेंशन नहीं, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर एक ही है मतलब कांस्टेंट है, R ऑलरेडी कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो पहले किसका लेना है ऑक्सीजन का, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का आंसर क्या है 7/8, 7/8। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 7/8।
ठीक है, तो इस तरह से आसानी से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी एक नोट देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको आइडियल गैस का फील दिलाएगी। क्या पूछ रहा है, डज एन आइडियल गैस एग्जिस्ट इन रियलिटी, मतलब ऐसा गैस होगा क्या जिसमें दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जिसका साइज हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, तो इसका आंसर है नो, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन एन आइडियल गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर इग्नोर्ड, जो कि पॉसिबल नहीं होता एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिल्कुल नहीं होता एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? PV इज इक्वल टू nRT। अब आइडियल बिहेवियर हम क्या बोलते हैं कि जो वॉल्यूम है मतलब ये गैस का कंटेनर है, अब इसमें हमने गैस भर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस हम ऐसा मान लेते हैं, लेकिन इसके साइज को हम इग्नोर कर देते हैं, इसके साइज को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका साइज इग्नोर होगा क्या? नहीं। तो कुछ कम करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ कम करना पड़ेगा। तो एक्चुअल जो गैस इक्वेशन है, स्टेट इक्वेशन, ये आइडियल गैस का है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज गिवन बाय वैन डर वाल। वैन डर वाल ने रियल गैस के लिए इक्वेशन दिया और वॉल्यूम कुछ कम किया गया, V माइनस NB। समझ रहे हो, PV के जगह क्या आया? V माइनस NB आया, और P के जगह क्या आया? P प्लस n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। इसमें के A और B क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हमारा जो स्टेट इक्वेशन था PV इज इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस के लिए है। लेकिन रियल गैस के लिए वैन डर वाल ने इक्वेशन दिया P प्लस n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, और V के बजाय V माइनस NB। तो n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर ये जो है करेक्शन फैक्टर या करेक्शन टर्म दैट टेक्स इन अकाउंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आइडियल गैस क्या बोल रहा था कि दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो प्रेशर क्या होगा? P होगा। लेकिन अगर एक्चुअली में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो P के बजाय टर्म क्या हो जाएगी? P प्लस n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। ओके, और एक्चुअल आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा? V, जब हम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को इग्नोर कर देंगे। लेकिन रियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा? V माइनस NB, V माइनस NB। तो NB क्या है? करेक्शन टर्म फॉर फाइनाइट वॉल्यूम। मतलब वो क्या बोलता है आइडियल वाला कि वॉल्यूम मॉलिक्यूल का निग्लेक्ट कर दो, साइज और स्ट्रक्चर निग्लेक्ट करो। लेकिन निग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो निग्लेक्ट नहीं करना तो V माइनस NB लेना है, निग्लेक्ट कर दिया तो V लेना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स निग्लेक्ट कर दिया तो प्रेशर P लेना है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो प्रेशर P प्लस n स्क्वायर A बाय V स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज लेस देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड प्रेशर से ऑब्जर्व्ड प्रेशर कम होता है। इसका रीजन ये होता है कि अट्रैक्शन बढ़ जाने से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल कंटेनर पे जाके कम कोलाइड होंगे ना, तो कम कोलाइड होंगे, इस वजह से प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। तो रियल गैस का जो प्रेशर है आइडियल गैस से कम होता है, याद रखना, बिकॉज रियल गैस में मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे तो कंटेनर के साथ कोलिजन कम होंगे, एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करेंगे वो, इस वजह से प्रेशर कम होता है। तो रियल गैस का प्रेशर कम होता है। अब एक नोट याद रखना कि हम आइडियल गैस के लिए मॉलिक्यूल्स का साइज क्यों निग्लेक्ट करते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा, ग्रेटर द मॉलिक्यूलर डायमीटर, मतलब मॉलिक्यूल अगर बड़ा होगा तो दो चीजें कम होगी। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब वो फ्लो नहीं कर सकता, एक ही जगह चिटक जाएगा। अब एक ही जगह चिटक जाएगा तो वो आइडियल गैस का काम नहीं कर सकता। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसकी कम होगी, मतलब जल्दी फ्लो नहीं करेगा, और वो थर्मल कंडक्टिविटी भी उसकी कम हो जाएगी, मतलब इजीली हीट कंडक्ट करेगा क्या? नहीं, अंदर ही पकड़ के रखेगा, इस वजह से एनर्जी चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। इसको और आगे के चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे। डायरेक्ट याद रखना कि मॉलिक्यूल का साइज अगर बढ़ गया तो दो चीजें कम होती है, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब फ्लो होने की एबिलिटी, और दूसरी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रियल गैस, ये भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लेक्चर नंबर 1 करते हैं खत्म। जल्दी मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल्स कोटा पैटर्न साइंस वाला, ऑफ फिजिक्स, फेसबुक पेज द हिंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।